हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आरसीसी में यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कॉलम का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन और उसके सारे जो आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस थे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। अब आज वाले क्लास में हम लोग उसी थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, एजम्पशंस जो कि आप कंप्रेशन मेंबर के केस में हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर कंप्रेशन का जो हम लोग लेते हैं एजम्पशंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसका जो एक्सियल लोड के लिए जब कॉलम डिजाइन होता है उसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। ये तीन चीज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हम लोगों को यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल नहीं पढ़ना है, तो हम लोगों का थ्योरी आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग कॉलम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। हम लोगों को अगर स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है तो हम लोगों को वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम का जरूरत पड़ता है। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है? तो जब आपके कॉलम पे लोड पड़ता है, आपका कॉलम का सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से आपका कॉलम किस तरह से बेंड करेगा, किस तरह से उसमें बकलिंग आएगा, इसके हिसाब से उसका लेंथ जो होता है वो उसके ओरिजिनल लेंथ, जो उसका अनसपोर्टेड लेंथ होता है कॉलम का फ्लोर टू फ्लोर के बीच का, वो कितना चेंज होगा, किस तरह वो बिहेव करेगा, एक्चुअल में नहीं दिखेगा बट वो थ्योरेटिकली आपको किस तरह से फील होगा। कहीं पे उसका लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, कहीं पे उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे जो कंडीशंस है, इसके हिसाब से आपका स्लेंडरनेस रेशियो डिसाइड होता है। आपके अनसपोर्टेड लेंथ के हिसाब से नहीं होकर के वो डिसाइड होता है कि आपका कॉलम एक्चुअली कैसा बिहेव कर रहा है आपके सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से। तो इसके बारे में ये जो हम लोगों का कंप्रेशन मेंबर का इफेक्टिव लेंथ हुआ, इसके बारे में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का जब डिस्कशन किए थे तो उसमें भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके थे। तो क्योंकि कंप्रेशन मेंबर एक जैसा ही बिहेव करता है, चाहे वो आरसीसी हो चाहे वो स्टील हो, इसलिए ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल आपको IS 456 में भी सेम गिवन है और आपको IS 800, 1984 और 2007 में भी सेम गिवन है। क्योंकि ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता है, कॉलम का सपोर्ट कंडीशन चेंज नहीं हो सकता है। अब वो आरसीसी का कॉलम है या स्टील का कॉलम है, बकल वो एक जैसा करेगा। जब एक जैसा बकल करेगा तो उसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपका एक जैसा होगा। अब यही वाला टेबल हम लोग आज फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टील में डिस्कस किया हुआ है कंप्रेशन मेंबर वाले यूनिट में, अब हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं इस वाले कॉलम वाले यूनिट में। इसमें आपको टोटल जो है आप देखेंगे कि आपको 7 कंडीशंस दिए हुए हैं। 7 टाइप से आपके कॉलम जो है वो सपोर्टेड हो सकते हैं। इन 7 सपोर्ट्स के हिसाब से उसका इफेक्टिव लेंथ आपको गिवन है। अब आपको पहले ये वाले कंडीशन समझने हैं कि कौन कौन सा कंडीशन हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसके हिसाब से आपका लेंथ जो होगा वो आपको उसका एक लॉजिक होगा आपको याद रखने का कि किस में रिड्यूस होगा, किस में इंक्रीज होगा। अब सबसे पहले वाला केस देखिए, ये इसका थ्योरी लिखा हुआ है, तो थ्योरी आप इसमें साइड से पढ़ लीजिएगा। हम आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके साथ ही आपका थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, ये आपका फिक्स सपोर्ट का आपका सिंबल होता है, तो दोनों तरफ में आपका फिक्स सपोर्ट दिखाया हुआ है। तो जब दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट दिखाया है, तो हम लोग आपको जब आपका कॉलम बीम बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि ये आपका कॉलम है, ये आपका बीम है। इस तरह से आपका ये जंक्शन बनता है। अब इसमें आपको हम लोग डिस्कस किए थे कि जब रेनफोर्समेंट हम लोग इस तरह से अंदर बेंड कर देते हैं तो ये कॉलम जो है ये कुछ इतना दूर तक इस तरह से कॉलम की तरह बिहेव करता है। तो मतलब है कि आपका ये जो बीम है इसका लेंथ क्या हो जाता है, अगर ये L है तो यहाँ पे 0.1 L, यहाँ पे 0.1 L, दोनों तरफ से अगर कॉलम है आपका, तो ये इतना दूर जो होगा ये आपका कॉलम की तरह बिहेव करेगा। तो आपके बीम का इफेक्टिव लेंथ जो होगा ये आपका रिड्यूस हो जाता है। तो आपका कॉलम के केस में भी यही होता है कि जब आपका कॉलम इस तरह से आपके ऊपर से कॉलम पे आपके लोडिंग पड़ रहा है, दोनों सपोर्ट आपका फिक्स्ड है, तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम इतना दूर तक इस फिक्स के साथ माना जाएगा और ये जो इतना दूर है ये इस फिक्स के साथ माना जाता है। तो आपके पास रिमेनिंग लेंथ जो रह जाता है वो ये वाला लेंथ रह जाता है। अब ये वाला लेंथ ही आपको बकल कर सकता है। जब भी आपको एक फिक्स्ड कॉलम, अगर कोई फेल बिल्डिंग में जाएंगे जिसमें आपका कॉलम फेल हो चुका है, उसमें अगर आप देखेंगे कि कॉलम आपका बकल किया हुआ है, या इमेजेस अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉलम जो होगा, अगर वो बिल्डिंग में है और उसमें बीम्स एंड कॉलम अगर हर तरफ से चल रहे हैं, तो आपको ये यहाँ से और यहाँ से बकल नहीं किया होगा, वो आपको सेंटर का कुछ पोर्शन बकल किया होगा। तो IS 456 कहता है या IS 800 भी कहता है कि कंप्रेशन मेंबर के केस में जब दोनों सपोर्ट फिक्स्ड होगा और आपको इसमें ना मूवमेंट पॉसिबल है ना रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला सपोर्ट ना इधर मूव कर सकता है ना इधर मूव कर सकता है क्योंकि ये फिक्स्ड है, और ना ये वाला सपोर्ट जो है ये रोटेट कर सकता है। मतलब इसमें यहाँ पे आपको थीटा भी नहीं आ सकता है रोटेशन, क्योंकि ये आपको फिक्स्ड है। तो जब ये रोटेशन भी नहीं आ सकता है और आपको मूवमेंट भी नहीं हो सकता है, तो ये आपको फिक्स्ड कहलाता है। जब फिक्स कहलाता है तो इफेक्टिव लेंथ आपका रिड्यूस होकर 0.65 L हो जाता है। मतलब ये वाला जो लेंथ है ये आपका 0.65 इंटू L है,
ये 65% ऑफ द लेंथ ही आपका बकलिंग में हेल्प करेगा, बाकी सारा जो है ये आपको फिक्स्ड की तरह कंसिडर होगा। तो ये आपका अच्छा केस होता है, क्योंकि आपका अगर टोटल लेंथ अगर आपका 3 मीटर था तो आपको अगर उसका 65% लेंथ कहीं निकालना पड़े तो उसका 65% लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो 2 मीटर से जब आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे तो वो आपको हो सकता है कॉलम अगर मार्जिनल होगा, बहुत कम साइज अगर आप देंगे तो वो आपको बॉर्डर पे जाकर के आपको वो स्लेंडर नहीं होगा, आपको थिक कॉलम की तरह कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर ये अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो आपका 3 मीटर है और कॉलम का जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो आपका 300 है, तो आपका 3000 3 मीटर के लिए डिवाइडेड बाई 300 जब आप करते तो ये आपको कितना वैल्यू आता है, ये आता है आपको 10। लेकिन जब आप अनसपोर्टेड लेंथ के बदले जब आप इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ आपका रिड्यूस हो गया तो यहाँ क्या आता है 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 300 करते तो ये कितना आता 6.66। तो मतलब है कि अगर ये लेंथ 3 मीटर नहीं होकर के ये अगर 3.3 मीटर होता तो ये 3300 होता, तो ये 11 होता। तो आपको क्या होता है 12 से लेस देन जो होता है वो आपका शॉर्ट कॉलम होता है, उसके बाद आपका सिलेंडर कॉलम होता है। तो आपका ये 12 जो है वो फुल लेंथ में आपका एक्सीड करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 4 मीटर है तो यहाँ पे 4000 होगा, 4000 डिवाइड बाई 300 करेंगे तो ये आपको 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 मीटर के इस फ्लोर के लिए वो सिलेंडर रहेगा, लेकिन जब आप इसका इफेक्टिव लेंथ लेंगे तो इसके इफेक्टिव लेंथ से जब आप कीजिएगा तो फिर आपको ये सिलेंडर नहीं रहेगा। तो ये आपको फायदा होता है जब आप इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं तो आपको एक फ्लोर जो आपको 4 मीटर का है उसमें आपको अदरवाइज कॉलम जो होगा जब आप फिक्स नहीं देंगे तो आपको सिलेंडर रहेगा, लेकिन जब आप फिक्स देंगे तो लेंथ आप लेंगे 0.65, तो 0.65 करेंगे 4000 का तो ये आपको 2600 के अप्रॉक्स आएगा। तो 2600 डिवाइड बाई 300 करेंगे तो ये आपको 12 से कम आ जाएगा। तो एक कॉलम जो अनसपोर्टेड लेंथ में सिलेंडर है वो इफेक्टिव लेंथ में सिलेंडर नहीं भी हो सकता है। तो ये होता है आपको इफेक्टिव लेंथ से। तो स्लेंडरनेस रेशियो का जो हम लोगों का फॉर्मूला है वो हम लोग इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेके चलते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ लेने से ये फायदा होता है। तो अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप 300 mm का वाइड कॉलम दे रहे हैं 1 फीट का 12 इंचेस का, तो आपका अगर फ्लोर हाइट 4000 है मतलब 4 मीटर भी है तो भी आपका वो कॉलम जो है वो सिलेंडर नहीं होता है। इससे आपको एक चीज समझ में आ गया कि हम जो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं वो आपका 3 मीटर 3.3 मीटर मैक्सिमम होता है। अगर पुराने जमाने की भी बिल्डिंग्स देखें तो 3.5 मीटर तक का हाइट होता था। तो 3.5 मीटर तक के हाइट में भी आपका जो 300 mm का कॉलम होता है वो आपका सिलेंडर नहीं होता है, इसलिए उसमें वो 300 mm का कॉलम जो है वो हम लोग नॉर्मल बिल्डिंग्स में यूज कर लेते थे अगर लोड हम लोगों का बहुत कम है तो। फिर लोड के हिसाब से आगे हम लोगों को निकालना पड़ता है कि कितना कॉलम का साइज रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज अगर ऐसे देखा जाए कि लोड कम है तो 300 mm का कॉलम आपका चल सकता है, वो सिलेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो फिक्स जब दोनों एंड फिक्स होगा तो आपको ये जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा ये 0.65 L हो जाएगा। ये हम लोगों को बताता है IS 456 भी और IS 800 भी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एक एंड जो है वो आपका सिंपली सपोर्टेड होगा मतलब पिन होगा और दूसरा एंड आपका एज इट इज फिक्स्ड रहेगा, तो आपको क्या होगा कि ये जो डिफ्लेक्शन पहले यहां से यहां तक हो रहा था, जो बकल यहां से यहां तक कर रहा था, अब क्योंकि ये वाला तो फिक्स्ड है तो अभी तो यहीं से ही करेगा बकल, लेकिन इस वाले एंड पे क्या हुआ कि आप इसको फ्री कर दिए, पिंड कर दिए तो पिंड का आपको पता है कि वहां पे आपका सपोर्ट रिएक्शन होता है, मूवमेंट नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपका यहां से ये डिफ्लेक्ट करेगा और ये यहां तक आएगा। मतलब इस केस में यहां से यहां तक कर रहा था, इस केस में यहां से आकर के यहां तक करेगा। तो ये लेंथ आपको ऑब्वियसली यहां तक अगर आपका 0.65 हो रहा था तो यहां तक जब आप लेंथ लेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा होगा 0.65 से, तो ये होता है आपको 0.8 L। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग वन एंड फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड मूवमेंट ट्रांसलेशन, और दूसरा एंड जो है ये फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन है, मतलब सॉरी ट्रांसलेशन में आपको फिक्स्ड है और रोटेशन इसमें अलाउड है। अब इसके वर्ड्स को देखिए, पहला वाला जो हम लोग केस पढ़े थे, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट इन बोथ एंड्स, मतलब दोनों ही एंड्स पे आपको पोजीशन पे भी हेल्ड किया हुआ है, मूव नहीं कर सकता है, और आपको रोटेशन के भी अगेंस्ट है, ये इस केस में। अब इस केस में हम लोग अभी समझे थे कि यहाँ पिंड है या फिक्स्ड है, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए, इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों ही एंड पे जो है ये मूवमेंट जो है ये आपका नहीं हो सकता है, लेकिन आपका रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड पे आपका फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे आपका रोटेशन का रिस्ट्रेंड नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब इस वाले एंड पे आपका फिक्स रोटेशन में फिक्स्ड है, लेकिन इस वाले एंड में रोटेशन हो सकता है इसके कहने के हिसाब से। तो ये वाला डायग्राम आपका बनेगा, तो ये डायग्राम बनेगा तो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 0.8 into L। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट आइदर एंड, मतलब आपको दोनों ही एंड पे जो है ये मूवमेंट नहीं हो सकता है,
लेकिन आपको दोनों ही एंड पे रोटेशन हो सकता है। तो दोनों ही एंड आप देख रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड दिख रहा है, तो इसमें आपको यहां से लेकर के यहां तक डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कितना होता है, ये 1L ही होता है, क्योंकि ये टोटल हाइट जो है अनसपोर्टेड ये आपका L है, तो यही आपका फिर से 1L हो जाएगा। यहां तक आप थियोरेटिकली आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली होता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट अदर एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। इसके हिसाब से यहाँ पे आपका मूवमेंट भी, पोजीशन भी हेल्ड किया हुआ है, रोटेशन भी हेल्ड किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है रोटेशन नहीं होगा, मतलब ये जो फिक्स्ड है, ये इस कॉलम का ये ब्लॉक दिखा रहा है आपको, इस ब्लॉक से ये फिक्स्ड है, तो यहाँ भी आपके ये इस तरह से फिक्स्ड ही है इस ब्लॉक से, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये रोटेट नहीं करेगा, जैसे यहाँ रोटेट कर रहा है ये रोटेट नहीं करेगा, मगर ये मूव हो सकता है। तो मूव होकर के ये सेंटर से यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया, तो ये आपका जो ओवरऑल ये जो ये इतना लेंथ होगा, ये आपको आईएस कोड कहता है कि 1.2 L के आसपास होता है, तो आपको एक वैल्यू देता है आईएस कोड 1.2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला डायग्राम, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। अब ये सेम इस वाले डायग्राम को कह रहा है कि बॉटम तो आपका ठीक है, रोटेशन भी है आपका फिक्स्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स्ड है। इस वाले पोजीशन में कह रहा है कि मूवमेंट तो हुआ ही है, पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, लेकिन अब कह रहा है कि इस वाले कंडीशन में थोड़ा सा रोटेशन, पार्शियली रोटेशन अलाउड है, मतलब कंप्लीटली रोटेट नहीं होगा, पार्शियल रोटेशन होगा। तो पार्शियल रोटेशन के लिए ये 1.2 से बढ़ करके आपको 1.5L हो गया। उसके बाद आपको कहता है 6 वाले पॉइंट में, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब इस वाले एंड को क्या कर दिया, पिन कर दिया है इस वाले केस में। अब जब पिन कर दिया तो ये यहीं से बेंड होना शुरू होगा, और इस वाले के केस में कह रहा है कि यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। तो मूवमेंट हो सकता है तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा ये, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली 2 into L के आसपास आपको फील होता है। एग्जैक्टली 2L हो नहीं सकता है, आप इसको अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक सिंगल L है, ये सिंगल L आपको ट्वाइस L वाला लॉजिक आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा। बट इसका जो लेंथ जो ये कैंटिलीवर हो जाता है, तो कैंटिलीवर में ये इतना फ्री हो जाता है कि इसके लेंथ को ट्वाइस द लेंथ आपको कंसिडर करना पड़ता है डिजाइन करने के लिए। तो स्लेंडरनेस रेशियो अगर निकालना है तो आपको 2 into L लेना पड़ेगा ऐसे केसेस में, उसके बाद डिवाइड बाई डी करेंगे तो स्लेंडरनेस रेशियो आएगा। ठीक है, और लास्ट वाले केस में कह रहा है कि बॉटम में आपको सपोर्ट में आपको मूवमेंट भी अलाउड नहीं है और रोटेशन भी आपको अलाउड नहीं है, और इस वाले एंड में बिल्कुल फ्री है, आपको मूवमेंट भी हो सकता है, आपको रोटेशन भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। इसका भी आपका 2L है, तो आपका 0.65, 0.8 ये दोनों है आपका इस दोनों कंडीशन का, 1, 1.2 और 1.5 है इस तीन तरह के कंडीशन में, और बॉटम दोनों के केस में आपका 2L है। ये आपको बेसिकली 4 वैल्यूज है, ये 4 वैल्यूज ही आपको याद रखने पड़ते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कोई सा भी एक वर्ड लिख के दे देगा, इस वर्ड से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये वर्ड से ये डायग्राम अपने माइंड में रखना है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में ये डायग्राम खुद से इमेजिन करके बनाना होगा कि रोटेशन हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो क्या केस होगा। तो रोटेशन हो सकता है मतलब पिंड है, और मूवमेंट नहीं हो सकता है तो पिंड के केस में ही होता है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये डायग्राम बन जाएगा, उससे आपको ये वाला वैल्यूज याद रह सकता है। आप डायरेक्टली भी अगर ये वैल्यूज इसके साथ याद रखना चाहे तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बट समझने के लिए हम आपको ये सारी चीजें समझा रहे हैं। तो ये है आपका इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट, कि इफेक्टिव लेंथ आपका किस तरह से कॉम्प्रेशन मेंबर्स में डिटरमाइन होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं एजम्पशंस के बारे में, कि हमारा कॉम्प्रेशन के केस में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एजम्पशंस जो कि हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कॉम्प्रेशन में लेते हैं। हम लोग इससे पहले एजम्पशंस पढ़े थे जब हम लोग फ्लेक्सर कंडीशन की बात कर रहे थे। तो जब हम लोग फ्लेक्सर कंडीशन की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग सिंगली रेनफोर्स पढ़े, डबली रेनफोर्स पढ़े और स्लैब पढ़े। ये तीनों पे आपको फ्लेक्सर के सारे कंडीशंस जो एजम्पशंस है वो आपको अप्लाई हुए। अब आज हम लोग जब हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों को 2 एजम्पशंस है, जो उस 5 एजम्पशंस जो हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सर में उसमें और ये 2 एजम्पशंस जो है वो ऐड हो जाते हैं। वहां के जो एजम्पशंस है, प्लेन सेक्शन इवन, प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग और टेंशन साइड का जो हम लोग कंक्रीट को हम लोग नहीं कंसिडर करते थे, ये सारे एजम्पशंस जो पार्ट थे वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन 2 एजम्पशंस और कॉम्प्रेशन वाला जब बिहेवियर होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे जब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि एजम्पशंस इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कॉम्प्रेशन, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको वो 5 फ्लेक्सर के पॉइंट्स और ये 2 जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये 2 पॉइंट्स, तो टोटल आपको 7 एजम्पशंस बताना होगा कॉम्प्रेशन के केस में। और जब फ्लेक्सर के केस की बात होगी तो जो फ्लेक्सर का हम लोगों का 5 पॉइंट था वो आपको फ्लेक्सर के केस में बताना होगा। तो हम लोग बोर्ड पे अभी सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी नया 2 पॉइंट कॉम्प्रेशन में ऐड होता है। बाकी के 5 पॉइंट हम लोग पहले लिमिट स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं एजम्पशंस में।
अब ये दो पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे कंक्रीट का, जिसका हम लोग इंजीनियरिंग कर्व की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का कुछ ऐसा था। इसमें जहां तक ये पैराबोला आता था ये वाला वैल्यू हम लोगों का 0.002 था, और जहां पे ये मैक्सिमम जब हम लोग इसका स्ट्रेन लेके चलते थे ये आपका 0.035 था, ठीक है, 0.0035। अब ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है। तो आपका जो नॉर्मल जब आप फ्लेक्सर कंडीशन की बात कर रहे थे तो उसमें आप मैक्सिमम कंप्रेशन कितना लेके चलते थे स्ट्रेन आपके कंप्रेसिव जोन में 0.0035 लेके चलते थे। जब हम लोग ये डायग्राम बनाते थे इसमें ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस था, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेन था, ये 0.0035 था, और यहाँ पे 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.002 था। तो ये स्टील का था और ये वाला आपका था कंक्रीट का। तो कंक्रीट में हम लोग लेते थे फ्लेक्सर के केस में 0.0035। अब आपको यहाँ क्या कह रहा है जंक्शन कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आप कितना लेंगे, एक्सियल कंप्रेशन जब होगा तो 0.002। मतलब जब आपका एक्सियल कंप्रेशन आएगा, जब आपका एक कॉलम है, इसका ये एक्सिस है, इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर पे आपका लोड एक्ट कर रहा है, तो जब एक्सियल कंप्रेशन होगा तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेन लेना है 0.002। अब 0.002 पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता था, 0.446 FC के डिजाइन स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिजाइन को ही कैलकुलेशन में लेंगे ना। तो डिजाइन आपका आएगा 0.446 FC के, और 0.0035 पे भी यही वैल्यू आएगा। तो इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं होगा। जो आप 0.446 FC के आप उधर लेते, जब आपको कंक्रीट का आपको निकालना होता था स्ट्रेंथ, तो आप क्या निकालते थे, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट। ये स्ट्रेस आप क्या लगाते थे, 0.446 FC के इनटू जो आपका एरिया होता था वो आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे, उसमें आपका B इंटू XU वगैरह होता था। यहां भी आपका कह रहा है कि 0.0035 नहीं लेके आपको 0.002 लेना है। जब 0.002 लेना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपका जो स्ट्रेस आता है वो वैल्यू भी 0.446 ही आता है। तो ये वाला केस जो है ये आपका सेम रह जाएगा 0.446 FC के। ये आपको लेना है कंक्रीट में एक्सियल कंप्रेशन के केस में। जब आपका एक्सियल कंप्रेशन के साथ बेंडिंग भी आएगा तो उस केस में आप लेंगे 0.0035। तो 0.0035 पे भी आपको जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, सॉरी जो स्ट्रेस होता है वो 0.446 FC के ही होता है। मतलब इन एनी केस आपका 0.446 FC के आपका रहेगा डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेस आपका रहेगा जब आपका एक्सियल कंप्रेशन आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला एजम्पशन। अब दूसरा एजम्पशन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट subjected to axial compression and bending and when there is no tension on the section shall be 0.0035 minus 0.75 times the strain at the least compressed extreme fiber। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो कंक्रीट है, आपका मोस्ट जो आपका स्ट्रेस्ड है, उसका अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो ये 0.0035 माइनस में आपका 0.75 टाइम्स है, मतलब 34 भी लिख सकते हैं। तो 34 टाइम्स ऑफ आपका जो स्ट्रेन होगा, आपका सबसे लीस्ट कंप्रेशन, जो आपका लीस्ट स्ट्रेस्ड आपका कंप्रेशन साइड होगा, उसका आपका जो स्ट्रेन होगा उसका 3/4 हम लोग लेंगे। ये हम लोगों का निकलेगा मैक्सिमम स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेन आपका, ठीक है। अब ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन का मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझिए। आपका ये कॉलम है, ये हम लोग अभी क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, प्लान, सॉरी ये प्लान बना रहे हैं टॉप से। ये आपका कॉलम का ये लेंथ है, ये यहाँ से आपको इस तरह से सपोर्टेड है। अब ये आपका कॉलम है, इस पे आपका जो लोड पड़ रहा है, ये आपका यहाँ सेंटर पे लोड पड़ रहा है, मतलब आपके इस वाले पॉइंट पे आपका लोड आ रहा है P। तो इस वाले जब इस पे आपको P आ रहा है तो ये क्या होगा, आपको स्ट्रेस्ड होगा। स्ट्रेस्ड होगा तो इसमें कैसा होगा, एक्सियल आपका लीनियर वेरिएशन होगा स्ट्रेन का, क्योंकि जब इसमें एक्सियली आपका लोड पड़ रहा है तो आपका ये स्ट्रेन क्या होगा, ये इस तरह से वैल्यू होगा। इसको हम लोग एप्सिलॉन यहाँ लिख देते हैं। ये आपका स्ट्रेन होगा, ये आपका हम लोग एक लाइन बनाए कि ये आपका कंक्रीट है, तो इसमें आपको ये कुछ वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा और इस वाले साइड पे आकर के ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपका स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेस भी आपका कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेस क्या हो जाएगा, P/A हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। ये आपका हो गया स्ट्रेस का वैल्यू हो गया, ये सिग्मा हो गया आपका, ठीक है। ये हुआ जब आपका एक्सियल लोड पड़ रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि आपका जब हाईली कंप्रेसिव में, जब उसमें एक्सियल कंप्रेशन और साथ साथ उसके बेंडिंग भी पड़ रहा है, तो अब आपका हुआ कि ये तो हुआ इसका केस कि आपका जब P आ रहा है। अब ये कह रहा है कि इसके साथ P तो यही सेंटर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक मोमेंट भी आ रहा है,
और जब आप इसको मोमेंट आएगा तो आपको मोमेंट के लिए सिग्मा पता है कि ये my/i होगा, ठीक है। अब जब ये my/i होगा तो आपको ये जो वेरिएशन होगा ये कैसा होगा, जब आपको मोमेंट आ रहा है तो ये वाला, अगर मान लेते हैं हम लोग मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये वाला साइड क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस्ड होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, लीस्ट स्ट्रेस्ड होगा। तो हम अगर इसको इस तरह से निकालना चाहें कि अगर हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो ये P/A प्लस My/i होगा मैक्सिमम के लिए, और P/A माइनस My/i होगा आपको मिनिमम के लिए। तो आपका मैक्सिमम, जैसे राइट साइड में आपका यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि कॉलम इधर की तरफ बेंड कर रहा है, अगर ये एरो इधर की तरफ आता तो मैक्सिमम इधर के साइड हो जाता, तो अभी इधर के साइड हो रहा है तो यहाँ आपका वैल्यू ज्यादा आएगा और यहाँ पे आपका वैल्यू कम आएगा, ठीक है। अब अगर आपका लोड कम हो गया और मोमेंट ज्यादा हो गया, तो लोड कम हो गया और मोमेंट ज्यादा हो गया तो आपको ये P/A का वैल्यू कम हो जाएगा और ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो जब एडिशन करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन कम ज्यादा का कीजिए या ज्यादा कीजिए एक ही बात है। लेकिन जब ये आपको कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा तो ये आपको क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा वैल्यू। जब नेगेटिव में आएगा तो यही वाला जो वेरिएशन है ये इस तरह से हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका P/A जो वैल्यू बन रहा था वो सारा काउंटर हो गया इससे, और ये वैल्यू जब एक्सीड कर रहा था तो ये वाला वैल्यू आपको नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये आपको हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपका ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है इसमें आपको नेगेटिव स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस भी है और पॉजिटिव स्ट्रेस भी है। किसके वजह से, लोड और मूवमेंट की वजह से है। अब यहाँ पर ये यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा था मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन। तो नो टेंशन ऑन द सेक्शन का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव आपको नहीं चाहिए था। तो जब भी आपका ऐसा केस होगा कि आपका P ग्रेटर होगा, P लेस होगा और M बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका P/A माइनस My/i जो होगा ये वैल्यू जब आपका नेगेटिव आने लगेगा वैसा कॉलम आप डिजाइन नहीं करेंगे। ये आपके IS कोड का कहना है। अब जब आपका ये ऐसा डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलम में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। हम लोग कॉलम को किसके लिए डिजाइन नहीं करते हैं, टेंशन के लिए, क्योंकि कॉलम जो कंक्रीट है वो आपका टेंशन ले नहीं सकता है, और रेनफोर्समेंट आप इसमें वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉलम जो है आपका कंप्रेशन मेंबर ही रहता है, ये टेंशन मेंबर हो नहीं सकता है। कंप्रेशन मेंबर की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंप्रेशन मेंबर सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स ले सकता है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स तभी ले सकता है जब आपका ये P का वैल्यू जो है ये आपका ज्यादा आएगा, जब तभी आपका ये सारा वैल्यू जो होगा ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। क्योंकि अगर आपका My/i जो ये कम हो गया, अगर थोड़ा सा भी, अगर ये कुछ ऐसा हो गया तो भी आपको वैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे ये 0 हो गया और यहाँ पे आके ये पॉजिटिव हो गया, ये टोटल आपको ये प्लस करने के बाद, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे 0 हो गया तो भी ये केस आपको हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है। मतलब आपका ये कॉलम है इस तरह का, इस कॉलम में यहाँ पे आपका 0 स्ट्रेस आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव स्ट्रेस आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपका जो नेगेटिव आने वाला है वो इसके बाहर से आने वाला है। मतलब इस लाइन के बाद जब इसको आप और एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, तब आपका यहाँ पे नेगेटिव आता है। आपका कॉलम यहीं पे एंड हो जा रहा है, ये आपका कॉलम है, तो आपका कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो गया। आपके कॉलम में सिर्फ आपको कहीं पे भी टेंशन नहीं आना चाहिए, सिर्फ कंप्रेशन आना चाहिए। कंप्रेशन आपका जब भी आएगा उस केस में कह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम आपका जो स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू आपका 0.0035 अभी हम लोग डिस्कस किए कि बेंडिंग के साथ अगर लेंगे एक्सियल कंप्रेशन में 002 तक रहेगा, जब बेंडिंग के साथ लेंगे तो 0035 हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ कि नॉर्मल बेंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका स्ट्रेस जब आप निकालते हैं और उसमें अगर टेंशन आता है तो उस केस में आप तो डिजाइन करेंगे नहीं। अगर टेंशन नहीं आता है तो मैक्सिमम आपका 0.0035 नहीं रहेगा, उससे कुछ वैल्यू रिड्यूस होगा। अब ये कुछ वैल्यू क्या रिड्यूस होगा, जितना आपको यहाँ पे लोएस्ट वाले की जो हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला वैल्यू जितना होगा इसका 3/4 आपको माइनस करना पड़ेगा। इस केस में जैसे ये 0 हो रहा था, यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम बनाए थे अभी, ये 0 हो रहा था, तो जब ये 0 हो जाएगा उस केस में 0.0035 होगा। मतलब ये आपका आइडियल केस है कि यहाँ पे 0 स्ट्रेन है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेन है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0.0035, तो यहाँ पे आएगा 0। और जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ेगा ये वाला 0.0035 से रिड्यूस होता चला जाएगा। तो कितना रिड्यूस होगा, तो 3/4 हम लोग उस वैल्यू करेंगे। अगर ये 4 आएगा तो आपको टोटल इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको 0.0032 हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन। इस तरह से आपका कंडीशन होगा। मैक्सिमम 0.0035 भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये दो एजम्पशन है आपके, जो आपको कंप्रेशन मेंबर में ध्यान रखना पड़ता है। इसका काम एक्चुअली आपको नहीं आएगा अभी, क्योंकि आप आपके सिलेबस से आपके पढ़ रहे हैं कि आपको एक्सियल लोड जो आपके कॉलम में पड़ता है, जिसमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी तक का अगर कंडीशन है तो हम लोगों को वो डिजाइन करना है, तो वो आपको एक्सियल लोड के अंदर आता है। और जब आपका मोमेंट ज्यादा हो जाता है, जब आपका इसेंट्रिसिटी से ज्यादा आपका मोमेंट आने लगता है, तो आपका यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल होता है। उस केस में आपका इस एजम्पशन को लेते हुए हम लोग जब SP16 से डिजाइन करें या हम लोग IS 456 से डिजाइन करें, उसमें आपको ये एजम्पशन का काम आता है, जो कि अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये एजम्पशन क्या कहना चाह रहा है, ये है आपको जो एजम्पशन आपका कहना चाह रहा है। तो आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसका पर्पस आपके डिजाइन कैलकुलेशन में इस आपके जो डिप्लोमा लेवल पे आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक चीज और डिस्कस की थी लास्ट वाले क्लास में। इसमें हम लोग बताए थे कि आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी अगर आपके कॉलम में आता है तो वो क्या होता है। अब वो समझिए, आपका ये एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। तो IS कोड जो कह रहा था कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी मतलब ये आपका एक्सिस है सेंटर, इस पे आपका लोड आ रहा है, ठीक है। तो जब इस पे आपका लोड आएगा एग्जैक्टली P, तो वो आपको कंडीशन होगा प्योर एक्सियल लोड। प्योर एक्सियल लोड का मतलब क्या है कि बिल्कुल आपको दोनों एक्सिस के सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा है। अब IS 456 कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लोड बिल्कुल इस सेंटर पे ही एक्ट करे, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसका एक जोन बनाता है IS 456 कि ये इतना जोन के अंदर में अगर लोड आता है उसको आप एक्सियल लोड कंसीडर कीजिएगा। अब ये जो जोन बनाता है, ये जोन क्या होता है, ये होता है आपका मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, जिसका हम लोग बात किए थे Emax। ये होता है आपको 5% ऑफ BD, इसको हम लोग 0.05 इंटू BD लेके चलते हैं। तो ये जो 0.05 इंटू BD है, ये है आपको ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो है ये आपको 0.05 इंटू BD। अब ये वाला जो जोन है, इसके अंदर में जब आपका इसेंट्रिसिटी लाई करेगा, EX हो गया या EY हो गया, दोनों में से जब इसके अंदर लाई करेगा, इसका मतलब है कि लोड यहाँ 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 कहीं पे भी एक्ट कर रहा है, ये सारा केस आएगा आपको एक्सियल केस में। ये है IS 456 करना। अब इसमें हम लोग मिनिमम इसेंट्रिसिटी पढ़े थे, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी जो है ये अगर आपको 0 आता है, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी 0 आने का मतलब क्या है कि इसेंट्रिसिटी आपका है नहीं, मतलब आप जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी आप जो कैलकुलेट किए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता है आपको L/500 प्लस D/30। इससे तो आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 14 mm मिलेगा कि 14 mm मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेके आपको डिजाइन करना है। लेकिन आपका अगर जो आप E कैलकुलेट करते हैं, अब वो कैलकुलेट करके अगर 0 आता है, इसका मतलब होता है प्योर एक्सियल लोड, मतलब कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है, लोड बिल्कुल यहाँ एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी होगा तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर हो सकता है, जितना भी आपको साइड में आपको होगा वो, जैसे यहाँ पे हुआ तो ये वाला वैल्यू में क्या होगा, EX इसेंट्रिसिटी भी मिलेगा, EY इसेंट्रिसिटी भी मिलेगा। लेकिन जब आप ये दोनों को निकालेंगे और ये अगर आपका Emax जो है इसके अगर अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इस बॉक्स के अंदर आ रहा है। जब इस बॉक्स के अंदर आ रहा है तो ये आपको एक्सियल लोड का केस होगा। तो इसमें आपको दो कंडीशन हुआ, पहला जब आपको P हुआ प्योर एक्सियल का, P हुआ आपको प्योर एक्सियल, और एक हुआ P जब आपको एक्सियल प्लस मिनिमम इसेंट्रिसिटी। इन दोनों के लिए फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस यही आपको आपके केस में आपको पढ़ना है। दो तरह का टाइप आपको पढ़ना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उसमें वैल्यू जो होगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। प्योर एक्सियल के केस में थोड़ा वैल्यू ज्यादा होगा, इसेंट्रिसिटी जब आएगा तो थोड़ा आपका स्ट्रेंथ जो होगा कॉलम का वो रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका बिल्कुल सेंटर पे लोड एक्ट करेगा तो आपका कॉलम जो लोड रेजिस्ट कर सकता है, जब आपका थोड़ा सा इसेंट्रिक लोड इस तरफ या इस तरफ पड़ेगा जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी या मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी के अंदर ही आता है, तो भी आपका कॉलम का स्ट्रेंथ थोड़ा सा रिड्यूस होगा, क्योंकि थोड़ा सा साइड में लोड पड़ रहा है तो किसी एक साइड से तो वो कम लोड बियर करेगा। तो आपको जो ये प्योर एक्सियल का केस होगा, इसके फॉर्मूला में जो आप वैल्यू लेंगे वो थोड़ा ज्यादा होगा, और जब आप इसेंट्रिसिटी के साथ वाले चलेंगे वो आपका थोड़ा कम होगा। तो IS कोड कहता है कि अगर आपको 0 आ रहा है तब तो फिर आपको लेना है एक्सियल केस, ये वाला केस। लेकिन अगर आपका 0 नहीं आकर के 1 2 3 कुछ भी आ रहा है अगर आपका इसेंट्रिसिटी, और आपका मैक्सिमम परमिसिबल अगर आपका फॉर एग्जांपल मिनिमम आपका अगर 14 mm है और आपका आ रहा है सिर्फ 3 mm, तो भी आपको 14 mm को कंसिडर करते हुए आगे अपना डिजाइन करना है। लेकिन ये चेक कर लेना है कि ये मैक्सिमम से आपको कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, मतलब मैक्सिमम से कम में कुछ भी आपका इसेंट्रिसिटी आएगा तो आप केस नंबर 2 लेंगे, और अगर आपका 0 आएगा तभी आप जाके केस नंबर 1 लेंगे।
सिर्फ ये आपको याद रखना है, इसेंट्रिसिटी 0 केस नंबर 1। अगर इसेंट्रिसिटी कुछ भी आया है तो मिनिमम चेक कर लेना है, मैक्सिमम भी दिखा देना है। दोनों के अंदर है तो इसका मतलब है कि आपका ये केस नंबर 1 ही रहेगा। एक्सियल लोड के लिए डिजाइन करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला जो होगा वो एक्सियल लोड वाला प्योर वाला नहीं लेकर के हम लोग इसेंट्रिसिटी वाला लेंगे। यही दो चीज अभी हम लोगों को फॉर्मूला डिस्कस करना है। ये फॉर्मूला हम लोग प्योर एक्सियल का डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक होगा जो हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम्स की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आपका थ्योरी पोर्शन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलम का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट कॉलम की, लॉन्ग कॉलम की हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग कॉलम आपको जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो 12 से ज्यादा हो जाता है वो आपका लॉन्ग कॉलम होता है। और जैसे ही लॉन्ग कॉलम में आपका प्योर एक्सियल लोड लगता है तो उस लोड के वजह से, क्योंकि वो स्लेंडर कॉलम है, उसमें एक एक्स्ट्रा मोमेंट ऐड हो जाता है जो नॉर्मली आपके स्ट्रक्चर में नहीं है। नॉर्मली सिर्फ पी लोड ही आ रहा है, बट उस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी आपको एक मोमेंट ऐड हो जाता है। और जैसे ही मोमेंट ऐड हो जाता है तो आपका लोड प्लस मोमेंट बन जाता है। और लोड प्लस मोमेंट हम लोग आपके सिलेबस में बात नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग लोड प्लस मोमेंट के लिए उसको डिजाइन करते हैं। तो आपके केस में हम लोगों को सिर्फ एक्सियल लोड के लिए डिजाइन करना है। तो सिर्फ एक्सियल लोड का मतलब है कि हम लोग सिर्फ शॉर्ट कॉलम को ही बात कर रहे हैं, जिसका L/D जो रेशियो का वो 3 से लेकर 12 के बीच में होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्योंकि फ्लेक्सर वाले केस का भी सारा एजम्पशंस वैलिड होता है, तो आपको अगर पीयू निकालना है किसी भी पॉइंट का, कहीं भी एक कॉलम पे लोड आ रहा है उसका आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो आप इसको स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस आप स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील कर सकते हैं। ये AST नहीं आएगा, इसमें ASC आता है। ये आप इसको कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया, लोड निकालना है। तो ये आपका हो गया एक बेसिक फॉर्मूला। अब इसको आपको डिराइव करके निकालना है कि आपका ये फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा। हम लोग 2 केस की बात किए तो दोनों केस की हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या होगा, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे, कंक्रीट का हम लोग डायग्राम बनाए थे, ये वाला वैल्यू था। इसमें हम लोग बात किए थे कि 0.0035 नहीं लेकर के हम लोग 0.002 लेंगे। और हम लोग ये भी बताए थे कि 0.002 हो या 35 हो, जो स्ट्रेस इन कंक्रीट होगा ये 0.446 FCK ही रहेगा दोनों ही केस में। तो इस केस में आपको 0.446 FCK इंटू आपको एरिया ऑफ कंक्रीट। अब आपका ये कॉलम है और इस कॉलम में आप ये स्टील प्रोवाइड किए हुए हैं। अब ये स्टील कितना है ये आपको नहीं पता, तो आप डायरेक्टली अगर आपका ये जो AG है, मतलब टोटल जो आपका ये ग्रॉस एरिया है, ये B है और ये D है, तो ये जो AG है इससे अगर आप ASC माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट निकल करके आ जाएगा। कि कॉलम में से टोटल माइनस स्टील कर देंगे तो कंक्रीट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का कंक्रीट का एरिया मांग रहा है, तो हम इसको AG माइनस ASC लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला वाला टर्म कंक्रीट का पूरा। अब सेकेंड वाला टर्म स्टील का। स्टील में हम लोगों को स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील तो ASC ही रह जाएगा, हम लोगों को स्ट्रेस इन स्टील नहीं पता है। तो अब हम लोगों के पास 3 स्टील हो सकता है, Fe250 हो सकता है, Fe415 हो सकता है या फिर Fe500 हो सकता है। तो हम लोग 2 हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, एक आपका माइल्ड स्टील के लिए था ये, और ये आपका HYSD के लिए था। ये दोनों हम लोग पढ़ रखे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि इसमें जो हम लोगों का ये वाला वैल्यू है 0.87 FY/ES, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अपना स्ट्रेस का वैल्यू लेते थे स्टील का, जो हो जाता था 0.87 FY। क्योंकि हम लोग ये वाला डायग्राम नहीं यूज करके हम लोग इसका जनरलाइज यूज करते थे, जो कि आपको ये हो जाता था। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता था 0.87 FY। अब इसका मतलब है कि इसके वैल्यू के आगे कहीं भी 0.002 तक, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेके चलना है, 0.002 लेके चलना है। तो जब 0.002 लेके चलना है तो 0.002 तक में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, स्ट्रेस कितना होगा 0.87 FY। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि फॉर Fe250 स्ट्रेस कितना हो रहा है 0.87 FY। अब आते हैं हम लोग इसमें, ये हम लोगों का HYSD है, 415 के लिए भी हो सकता है, 500 के लिए भी हो सकता है। पहले 415 की बात करते हैं, किसी भी केस की बात कर ले। ये हमारा होता है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, मतलब ये 0.002 और इसके आगे आपका ये वाला वैल्यू ऐड हो जाता है 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ये आपका वैल्यू होता है। इसमें आप क्या करते हैं कि ये वाला वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता है इसको आप लेते हैं, तो ये आपका आ जाता है 0.87 FY Fe415 और Fe500 के केस में। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम तो हम लोग लिमिट करते हैं 0.002 पे। तो जब हम लोग 0.002 पे कर रहे हैं
तो हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये वाला हम लोगों को अब चाहिए स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस हम लोगों का कुछ 0.87 FY से कम आएगा, क्योंकि हम लोगों का जब हम लोग 415 और 500 की बात करते हैं तो स्ट्रेन आपका ये वाला वैल्यू होता है ना 0.002 + 0.87 FY by ES, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होता है वो 0.87 FY होता है। क्योंकि यहाँ से जो आप ये वैल्यू आता है या फिर यहाँ से किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये सारा क्या आएगा 0.87 FY ही आएगा। लेकिन आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या कह रहा है आपको कंप्रेशन के केस में कि 0.002 तक के स्ट्रेन का लेना है, तो 0.002 के ऊपर जब आप ले जाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो 415 के केस में भी और 500 के केस में भी जो आपका स्ट्रेस होगा ये आपका 500 से लेस, सॉरी ये आपका 0.87 FY से लेस होगा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जब आप Fe 415 की बात करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 0.79 FY, और जब आप Fe 500 की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 0.75 FY। आपको ये तीन वैल्यू जो है ये याद होने चाहिए। अगर आपको इस वाले फॉर्मूला को अगर आपको एग्जाम में निकालने के लिए देता है तो आपको ये तीन वैल्यू जो है ये याद होनी चाहिए। ये आपको इस टेबल ये ग्राफ से निकल करके आता है, यहाँ पे 0.79 आएगा अगर 415 होगा, और ये आपको 0.75 आएगा अगर आपका Fe 500 होगा। आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग अपना वैल्यू रखते हैं, उससे आप स्ट्रेन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेस निकल जाता है। तो शॉर्ट में आपको ये याद रखना है कि Fe 250 में तो 0.87 FY होता ही है, लेकिन Fe 415 में 0.79 और Fe 500 में 0.75। अब IS कोड क्या कहता है कि कौन सा स्टील आप प्रोवाइड कीजिएगा ये तो पता नहीं, उसको एक जनरलाइज फॉर्मूला देना है कि आपके शॉर्ट कॉलम जिसमें एक्सियल लोड आ रहा है उसमें जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा। तो आप अगर सबसे कम वाला ये वाला वैल्यू लेंगे 0.75 FY, इसके लिए अगर आप वैल्यू फॉर्मूला दे देंगे और अगर आप उसमें Fe 250 भी पुट करेंगे तो आपका फायदा ही होगा। आप स्ट्रेस कम लेके चल रहे हैं स्टील का, ज्यादा भी अगर आ रहा है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मिनिमम जो है ये पास होना चाहिए। तो वो क्या करता है इसको कि इस वाले मिनिमम वैल्यू को लेकर के चलता है। अभी हम लोग बात करते हैं प्योर एक्सियल का, ठीक है। तो अभी आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा स्टील में वो 0.75 FY हो जाएगा, क्योंकि 0.87, 0.79 और 0.75 में सबसे कम आपका 0.75 है। तो 0.75 के लिए आपका जनरलाइज फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपको 0.75 इंटू ASC, ठीक है, सॉरी 0.75 FY इंटू ASC। ये आपका एक वैल्यू निकला। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 0.446 FCK AG माइनस 0.446 FCK ASC प्लस 0.75 FY ASC। तो इसमें आपको AC और SC कॉमन हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.446 FCK AG माइनस आप AC कॉमन ले लेंगे तो 0.75, क्योंकि ये प्लस में है तो आगे हो जाएगा, ये माइनस में तो पीछे हो जाएगा, माइनस 0.446 FCK और कॉमन में आ जाएगा ASC। ये सारे एक्स्ट्रा चीजों को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब आपका ये 0.75 FY है। आपका ये दो फॉर्मूला इस तरह से निकल करके आता है। कई बार आप देखेंगे अगर आप AC के टर्म में निकालना चाहेंगे तो AC के टर्म में आपको ये AG माइनस ASC नहीं करना होगा, तो AC के टर्म में आप इसको लिख सकते हैं 0.446 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC। तो आपको ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला आपको एक और दूसरा फॉर्मूला आ गया। इसमें आप देखेंगे AC है, इसमें आप AG है। क्वेश्चन में आपको जैसा भी कंडीशन गिवन होगा, अगर आपको ग्रॉस एरिया दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ कंक्रीट अलग से दिया होगा क्वेश्चन में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ये आपका प्योर एक्सियल के केस में, ठीक है। अब ये प्योर एक्सियल की बात होगी, मतलब अभी इसमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं। तो जब आपका एग्जाम में अगर आता है कि प्योर एक्सियल लोड पड़ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 0.446 FCK AC प्लस ये वाला, या फिर आपको ये वाला याद रखना है। निकला वो एक ही कॉन्सेप्ट से है, इसमें ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट लगा था, इससे आपको ये दो फॉर्मूला निकल के आ गया है। अगर आपको AG गिवन है तो आप AG ले लीजिए और AC आपको बताया रहेगा कि 4 स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो AC यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये AC नहीं मिलता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप कोई एक फॉर्मूला याद रखिए, आपको अगर AC क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप AG माइनस ASC कर दीजिए, वो जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा AC, और AC आ जाएगा तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं।
तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपका हर जगह आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे उसमें भी आप देखेंगे आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब ये हुआ प्योर एक्सियल का। अब जब आता है आपका इसेंट्रिसिटी, तो आईएस कोड कहता है कि 10% के अप्रॉक्स आपका जो स्ट्रेंथ होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब आपका इसेंट्रिक लोड रहेगा, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी के अंदर ही रहेगा। प्योर एक्सियल का केस ही रहेगा मगर प्योर एक्सियल नहीं रहेगा। तो जब प्योर एक्सियल नहीं रहेगा तो इसमें आपको 10% जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो 10% रिड्यूस करेंगे जब आपका लोड विथ इसेंट्रिसिटी आएगा, तो ये हो जाएगा आपको, इसका 10% रिड्यूस करेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या है 0.446 एफसी के एसी। 10% रिड्यूस करेंगे तो 0.446 का हम लोग डायरेक्टली 10% कम कर देते हैं, तो ये हो जाता है 0.4 एफसी के एसी प्लस यहाँ 0.75 था, इसका 10% कम कर देते हैं तो ये बन जाता है 0.67 एफवाई एएससी। ये फॉर्मूला आपका बन करके आ जाता है जब आपका लोड, जब आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे क्वेश्चन में अपना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें अगर इसेंट्रिसिटी आपका 0 नहीं आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर 0 आया तो प्योर एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें से आपको ये लगाना है या ये लगाना है, आप ये वैल्यूज से सिर्फ समझ सकते हैं कि आपको पता चल गया है कि आपको एसी जो होता है वो आपको एजी ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील होता है। आप वैसे करके निकाल सकते हैं। आपको ये दो फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, यही दोनों फॉर्मूला पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। इस दोनों फॉर्मूला के अलावा आपको और कोई फॉर्मूला नहीं जानना है। जो मोमेंट का जो और ऐड होता है उसमें इंटरेक्शन रेशियो वगैरह आता है, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। हम लोगों को ये दो फॉर्मूला निकल करके आ गया है। अब इन दोनों फॉर्मूला को यूज करते हुए नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकेगा तो 2 क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर वो शॉर्ट हुआ तो एक ही क्लास में आपके 4-5 न्यूमेरिकल्स करके आपका ये कॉलम वाला पोर्शन जो होगा यूनिट नंबर 8 का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फाउंडेशन के थ्योरी में आएंगे और फिर फाउंडेशन का न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।